हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है कॉस्ट ऑफ वॉर। कि किसी भी युद्ध को लड़ने में हमें किस तरह की परिस्थितियों का सामना करना होगा। वर्तमान में जो देश की परिस्थिति है, वहाँ हर व्यक्ति के मन में एक गुस्सा है, एक उबाल है और एक तरह का आक्रोश है। आज देश का हर व्यक्ति ये चाहता है कि किसी न किसी तरह पाकिस्तान से बदला लिया जाए। अब सवाल ये उठता है कि ये बदला किस तरह से लिया जाना चाहिए। क्या ये जो बदला लेने की प्रक्रिया है, ये टैक्टिकल होनी चाहिए, स्ट्रेटेजिक होनी चाहिए या फ्रंट वॉर होनी चाहिए। अगर हम फ्रंट वॉर करते हैं तो किस तरह के पॉसिबल हमें लॉस हो सकते हैं, किस तरह का हमें डैमेज हो सकता है, क्या हमने उसके बारे में सोचा है? क्या हम वर्तमान में इस चीज़ के लिए तैयार हैं कि हम इस तरह के एक्सट्रीम स्टेप्स उठाएं? व्यक्तिगत तौर पे मैं कहूँ तो आसानी से वर्तमान में भारत आज इस बात के लिए सक्षम है कि अगर वो चाह ले तो पूरा पाकिस्तान अगले दिन का सूर्योदय नहीं देखेगा। रातों रात पूरा देश साफ हो सकता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ऐसा राष्ट्र जो हमेशा उदारवादी नीति लेकर चलता है, हमेशा जो पूरे विश्व को विश्व बंधुत्व की प्रेरणा देता है, जो समस्त वैश्विक परिदृश्य में सभी को भाई और बहन मान के चलता है, क्या ऐसे एक्सट्रीम स्टेप्स भारत उठाना चाहेगा? सवाल इस बात को लेकर के है। इसी बात का कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है। ये सब कुछ शुरू हुआ पहलगाम में होने वाले आतंकवादी हमले से, जहां धर्म पूछकर लोगों की निर्ममता से हत्या की गई। और जब एक महिला ने अपने पति के मारे जाने के बाद इस बात का अनुरोध किया कि उसे भी मार दिया जाए, उसके जीवन में अब कुछ भी नहीं बचा है, तो उस दौरान उस आतंकवादी व्यक्ति ने बड़े ही कटुता भरे शब्दों में कहा कि जाओ अपने देश के पीएम बनाओ। ये शर्मनाक हरकत बताती है कि कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान है वो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म को प्रमोट करता है। जो उनका स्टेट है वो टेररिज्म को डायरेक्टली स्पॉन्सर करता है। पहले भी इस तरह की घटनाएं होती रही हैं। और इसी क्रम में ये भी हम समझेंगे कि ये केवल एक रीजनल डिस्प्यूट है या टेररिज्म है। जब भी युद्ध होता है तो युद्ध के लिए कुछ अनिवार्य शर्तें होती हैं। उस युद्ध के कुछ इच्छित परिणाम होते हैं। अगर आप किसी चीज के लिए संघर्ष कर रहे हैं या लड़ रहे हैं तो उसके लिए आपके पास एक ऑब्जेक्टिव होगा, एक गोल होगा, एक पर्पस होगा। लेकिन यहाँ पर सिचुएशन वो नहीं है। भारत ने पाकिस्तान के विरुद्ध युद्ध नहीं छेड़ा है। भारत को पाकिस्तान की जमीन नहीं चाहिए, उसकी संपदा नहीं चाहिए, उसके संसाधन नहीं चाहिए। हमेशा युद्ध एक देश दूसरे देश से तभी करता है जब किसी बात को लेकर संघर्ष होता है, द्वंद्व होता है या किसी तरह के संसाधन की चाहत होती है। अधिकांश तौर पर जमीन जायदाद और संपदा के लिए ही युद्ध होता है। जब एक देश अपनी राजनीतिक सीमाओं का विस्तार करना चाहता है, अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहता है, तब वो इस तरह के आक्रमण करता है। लेकिन यहाँ परिस्थिति ऐसी नहीं है। ये एक देश से दूसरे देश से युद्ध होने की स्थिति नहीं है, बल्कि ये आतंकवाद के खिलाफ दिया गया जवाब है। जब पहलगाम में हमला हुआ तो उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करके भारत ने ये बताया कि ये पुराना भारत नहीं, वर्तमान में भारत सक्षम है अपनी बात को वैश्विक पटल पर रखने के लिए। उसे किसी भी मध्यस्थता की जरूरत नहीं है और साथ ही अपने फैसलों को खुद निपटाने में भारत वर्तमान में सक्षम है। साथ ही ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करके पाकिस्तान पर जवाबी कार्यवाही भारत ने। अब सवाल उठता है कि क्या इसे युद्ध तक ले जाने की अनिवार्यताएं हैं या भविष्य में और भी तरह के डिसीजंस लिए जा सकते हैं। इसी क्रम में इंडस वाटर ट्रीटी का डिसीजन लिया गया था। तो अब ये समझना है कि अगर युद्ध जैसी परिस्थिति किसी भी देश में बनती है तो उसके क्या लॉस होते हैं, या अब से पहले समय में भी जिस तरह के युद्ध हुए उससे क्या नुकसान हुए, किस तरह के दूरगामी परिणाम देश के लिए उत्पन्न हुए। जब भी कभी युद्ध होता है तो ये मान के चलिए कि कोई देश 100 साल विकास के क्रम में पीछे चला जाता है।
और वैश्विक परिस्थिति में आज भारत एक बेहतर स्थिति में है, क्योंकि भारत एक सशक्त नेतृत्व के साथ आगे बढ़ रहा है। तो ऐसे में जो कॉस्ट है वॉर की, वो काफी हद तक ये समझने वाली बात है कि किस तरह के लॉसेस किसी भी देश को बियर करने पड़ते हैं। क्योंकि इस समय जिस तरह का उबाल है भारतीय नागरिकों में, हर व्यक्ति बस एक ही चीज चाहता है, पाकिस्तान से बदला। मैं फिर वही बात दोहराऊंगा कि स्टेप्स कई तरह के हो सकते हैं, डायरेक्टली फुल फ्लेश्ड वॉर करना कहीं से भी समझ नहीं है। और स्ट्रेटेजिक स्टेप्स हैं, डिप्लोमेसी के स्टेप्स हैं, इंटरनेशनल लेवल पे कई कंट्रीज के साथ मिलकर अलायंस के स्टेप्स हैं। ये जो हमारी लड़ाई है ये पूरी तरह से टेररिज्म के खिलाफ है। ये ध्यान से समझने वाली बात है कि हम टेररिज्म के खिलाफ लड़ रहे हैं, हम आतंकवादी मानसिकता के खिलाफ लड़ रहे हैं। जो लोग देश में भयादोहन की स्ट्रैटेजी के माध्यम से सफलता हासिल करना चाहते हैं या कश्मीर जैसी जगह की शांति भंग करना चाहते हैं, हम उनके खिलाफ लड़ रहे हैं, ना कि हम एक देश के खिलाफ लड़ रहे हैं। ये एक अलग बात है कि जब भी आतंकवाद का नाम आता है तो वो हमेशा इस्लाम समर्थित देशों से ही उठता है। तो यहाँ हम देखेंगे किस तरह के कॉस्ट्स हैं जो किसी भी वॉर के समय किसी भी कंट्री को बियर करने पड़ते हैं। कंट्री कोई भी हो, सिचुएशन अगर वैसी बनती है तो वॉर की सिचुएशन में किस तरह के लॉस होते हैं, ये एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। क्योंकि हर व्यक्ति के मन में या हर व्यक्ति बैठ के सोशल मीडिया पे सिर्फ यही लिख रहा है कि वॉर होना चाहिए। इतिहास बहुत क्रूर है, इतिहास याद रखेगा। हाँ, सच बात है कि इतिहास याद रखेगा, लेकिन इतिहास ये भी याद रखेगा कि जब समय आया था तो भारत ने एक उदार नीति अपनाई थी। जब समय आया था कि पश्चिमी देश चाहते थे कि भारत और पाकिस्तान आपस में लड़ें और भारत का नुकसान हो, तो भारत ने विवेक और संयम से काम लिया। लोग ये भी याद रखेंगे कि जब पहलगाम में हमला हुआ तो ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करके इमीडिएट एक्शन भारत ने लिया था। तो इतिहास हमेशा याद रखेगा, हर एक कालक्रम को याद रखेगा, वो नोटबंदी को याद रखेगा, वो चाहे आर्टिकल 370 हो, चाहे वो ट्रिपल तलाक हो, हर एक चीज को याद रखेगा। किसी एक मुद्दे मात्र से इतिहास के पन्ने बदले नहीं जाते हैं। तो एक तरफा राय बना लेना या फिर आक्रोशित होकर युद्ध की तरफ बढ़ जाना एक समझदारी भरा कदम नहीं होगा। और यहाँ पर यह भी नहीं करना है कि हमने युद्ध बंद कर दिया। ठीक वैसे जैसे इंडस वाटर ट्रीटी है, ऐसे बहुत से स्ट्रेटेजिक स्टेप्स हैं जो भविष्य में उठाए जाएंगे। डिप्लोमेसी के अपने तरीके हैं, इकोनॉमिक मेजर्स हैं, सोशल मेजर्स हैं, और भी कई तरह की चीजें हैं जो की जाती हैं अंतर्राष्ट्रीय पटल पे। शीत युद्ध भी हुआ था, जब कोल्ड वॉर 1945 से 1990 के बीच लड़ा गया अमेरिका और यूएसएसआर के बीच। ये प्रभुत्व की लड़ाई थी, लेकिन फिर भी दोनों राष्ट्रों के बीच, जो कि सक्षम थे, न्यूक्लियर पावर स्टेट थे, लेकिन एक भी बॉम्ब ड्रॉप नहीं हुआ, एक भी गोली नहीं चली। ये आपस में वैचारिक लड़ाई थी। तो ठीक वैसे वक्त के साथ हम इवॉल्व होते हैं, तो जरूरी नहीं है कि लड़ाई हमेशा जमीन पे या आसमान पे या समुद्र पे लड़ी जाए। वो उसके जो परिदृश्य हैं वो बदल सकते हैं, उसके आयाम बदल सकते हैं। राष्ट्र को बदला चाहिए, लेकिन उसका तरीका अलग हो सकता है। जरूरी नहीं है कि गोली और बारूद से ही बदला लिया जाए, बदला लेने के और भी तरीके हैं। ठीक यहाँ पे दिया है इकोनॉमिक कॉस्ट्स, क्योंकि जो भी आपकी डायरेक्ट मिलिट्री स्पेंडिंग होगी, वर्तमान में जो भी आप इक्विपमेंट्स वॉर में यूज करेंगे, उसका जो भी कॉस्ट है वो आपको बियर करना होगा। अगर आप बात करते हैं, अगर आप पर डे का भी कॉस्ट एनालिसिस करेंगे तो वो आपके खुद के टैक्स के पैसों से ही जा रहा है। जो आपकी हार्ड अर्न मनी है, जिससे आप टैक्स देते हैं, उसी टैक्स के पैसे से बाद में बजट बनता है, उसी से डिफेंस बजट एलोकेट होता है और वहीं से फिर हथियार खरीदे जाते हैं। अब ये एक अलग बात है कि जो हथियार हैं वो हमेशा बाहर के देशों से मंगाए जाते हैं। इसीलिए भारत की पूरी कोशिश है कि वो अपने हथियारों को भारत में ही बनाए, उसे बाहर से भारत आयात न करना पड़े। भारत के सामने आज सबसे बड़ी यही चुनौती है कि वो अपने को उत्पाद निर्माता बनाए, वो खुद अपने प्रोडक्ट्स को डेवलप करे, ना कि वो एक मार्केट बन के रह जाए। आज पश्चिमी देश भारत को इस तरह से देखते हैं कि ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है,
यहाँ पर चीप लेबर अवेलेबल है और साथ ही एक बड़ा मार्केट है जिससे हम चीज़ों को कंज्यूम कर सकते हैं। हम बाद में आएंगे उस पर कि जितना भी डिजिटल हमारे पास चीज़ें हैं, वो चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे वो आपके किसी तरह का ब्राउज़र हो, या फिर आपकी कोई भी वीडियो स्ट्रीमिंग साइट्स हो, उनमें से अधिकांश ऐसी हैं जो एक मेजर प्रपोर्शन या परसेंटेज अपने देश में लेकर के चले जाते हैं। इंडिया में होने वाले जो अधिकांश ब्रांड हों, चाहे वो फ़ोन के हों, चाहे वो कपड़े के हों और चाहे वो खाने के हों, वो सब के सब विदेशों के हैं। तो वक्त के साथ इन चीज़ों को बदलते हुए जो भारत के सामने जो नई आशा की किरण है, वो सिर्फ ये है कि वो भारत के मार्केट को पूरी तरह से बदले और साथ ही आगे बढ़े। भारत को अपने ही मार्केट को कैप्चर करना है और खुद प्रोडक्ट बनाने की तरफ बढ़ना होगा। इसी क्रम में जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, जिसने तेजस विमान बनाया है, या क्रायोजेनिक इंजन हो गया, ये जितनी भी चीजें हैं, इसीलिए धीरे धीरे लोग भारत में ही विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा हिस्सा देश से बाहर चला जाता है जब आप किसी भी दूसरे देश से आयात करते हैं, और खासकर ऐसी चीजें जहां पे युद्ध हो या जहां अपनी सुरक्षा का मसला हो, तो ऐसे में स्वनिर्भर होना जरूरी है। इसीलिए मेक इन इंडिया प्रोग्राम भी चलाया गया था। ठीक, यहाँ पर आपके जितने भी युद्ध के साजो सामान हैं, गाड़ियां हो गई, आपके ड्रोन्स हो गए, एरोप्लेन हो गए, बॉम्बर प्लेन हो गए, ये सब बाहर से अमूमन परचेज किए जाते हैं और इनकी कॉस्टिंग आपके ऊपर आएगी। जब वॉर की सिचुएशन होगी तो ये सरहद पे लगाए जाएंगे, इनका कंजम्पशन बढ़ेगा, आप दूसरे देशों से मंगाएंगे, जब मंगाएंगे तो उनको पैसे देंगे तो डॉलर और रुपए में फर्क है, आप उनको ज़्यादा पेमेंट करेंगे, जिसकी वजह से देश में महंगाई बढ़ेगी। वर्तमान में देश में खाद्यान्न की समुचित व्यवस्था है, फूड को लेकर के कोई भी इशू नहीं होगा, गवर्नमेंट ने एडवाइजरी जारी की है उसको लेकर। साथ ही जो भी लॉजिस्टिक्स हैं और ऑपरेशंस हैं, उनके लिए एक अच्छे खासे एक्सपेंस की ज़रूरत होती है। जो भी ऑपरेशन चलाए जाएंगे उसमें संभवतः इंसान की और साथ ही साथ तकनीक दोनों की भारी मात्रा खर्च होती है। साथ ही जो इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रक्शन होगा, क्योंकि जब आप दूसरे देश में घुस के मारेंगे तो संभवतः वो फिर आपके देश में घुसने की कोशिश करेंगे, और इस क्रम में आप अपनी मिसाइल लॉन्च करेंगे। हर मिसाइल की कीमत लाखों से करोड़ों रुपए के बीच। फिर मैंने कहा था कि कॉस्ट बेनिफिट अगर आपको पता होगा तो आप इसीलिए सोचेंगे कि वॉर करने का पैटर्न क्या होगा, क्योंकि हर मिसाइल की कीमत लाखों या करोड़ों में भी है। साथ ही जब वो आपके देश में घुसेंगे तो कहीं ना कहीं अगर वो बॉम्ब गिराते हैं तो आपका जो रोड है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हॉस्पिटल है, जो एजुकेशन सिस्टम है, आपके घर हैं और उसके आसपास जो चलने वाले बिजनेस हैं, वो सब तबाह हो जाएंगे। इसीलिए अभी भी मीडिया की वजह से इंटरव्यू अक्सर सुनने को मिलता है कि कश्मीर में जहाँ पीओके या उसके बॉर्डर लाइन के आसपास जो लोग रह रहे हैं उनका लॉस हो रहा है, और एक बॉम्ब गिरने का मतलब एक आदमी अपने जीवन भर की मेहनत की कमाई लगाकर एक घर बनाता है, और अगर ऐसे में वो एक घर डिस्ट्रॉय हो जाता है तो इसका मतलब उसकी पूरी जिंदगी खत्म हो जाती है, वापस से वो सड़कों पर रहने को मजबूर हो जाता है। तो कहने का मतलब है इस तरह के कंफ्यूजन्स की तरफ क्यों जाना है, ये समझने की जरूरत है। साथ ही हमारी प्रोडक्टिविटी उस समय के लिए डिक्रीज हो जाती है और हमारे जितने भी इकोनॉमिक आउटपुट हैं वो अपने आप या तो एक स्टेबिलिटी की अवस्था में, स्थिर अवस्था में आ जाते हैं, या पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं, क्योंकि आपके आसपास जितने भी व्यापारिक क्षेत्र हैं वो या तो युद्ध की वजह से बंद हो जाते हैं या उन्हें बंद कर दिया जाता है। तो जो स्टेबिलिटी आएगी आपके बिजनेस में, उसकी वजह से खुद का इकोनॉमिक लॉस होगा, उसकी वजह से प्रोडक्शन रुकेगा, पर कैपिटा इनकम नीचे जाएगा, उससे आपकी जीडीपी इम्पैक्ट होगी, उससे आपका नेशनल इनकम इम्पैक्ट होगा। हर एक चीज सर्कुलर वे में जुड़ी हुई है। तो ऐसे में ये समझने की जरूरत है कि इकोनॉमी पे ये इम्पैक्ट आएगा। साथ ही ये तो बात हो रही है युद्ध के दरमियान, एक है प्री वॉर टाइम, एक है वॉर टाइम, एक है पोस्ट वॉर टाइम। प्री वॉर टाइम में हम तैयारी करते हैं, मॉक ड्रिल करते हैं, खुद को तैयार करते हैं, लेकिन
ठीक उसी के बाद जब युद्ध का समय हो जाता है तो हम लगातार लड़ते हैं, इंगेज होते हैं, अपने पूरे संसाधन झोंक के लड़ते हैं, पूरे जज्बे और जुनून के साथ। लेकिन उसके बाद जब युद्ध थम जाता है तो जो रह जाता है वो केवल और केवल मलबा रहता है, और उस मलबे से वापस से एक आधारभूत ढांचा या संरचना खड़ा करने में समय लगता है। वो चाहे स्कूल हो, वो चाहे हॉस्पिटल हो, वो चाहे विश्वविद्यालय की बिल्डिंग्स हो, वो चाहे बिजनेस हो, हर एक चीज को बनाने में फिर से समय लगता है। इसीलिए लिखा है पोस्ट वॉर रीबिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। साथ ही साथ क्योंकि युद्ध के समय लगातार संसाधनों की हानि और संसाधनों की कमी की वजह से महंगाई बढ़ने लगती है। महंगाई बढ़ती है तो ऑटोमेटिक आपको जाना पड़ता है किसी न किसी इंस्टीट्यूट की तरफ उधार लेने के लिए, कर्ज लेने के लिए, कर्जा लेने के लिए, ऋण लेने के लिए। तो उसकी वजह से आपके ऊपर डेट आता है। यहाँ फिर पश्चिमी देशों का ही फायदा होगा, क्योंकि जब आप उधार लेने जाएंगे तो उसके बदले आप ब्याज देंगे, तो ये फायदा भी आप उन्हीं को देंगे। और जब सरकार काफी मात्रा में कर्जा लेगा तो लंबे समय तक एक इकोनॉमिक स्ट्रेन का सामना करना पड़ेगा। हो सकता है मंदी जैसी परिस्थिति भी सामने आए, जिसकी वजह से समस्याएं पैदा हो। ये केवल इकोनॉमिक कॉस्ट एनालिसिस है। आर्थिक रूप से हमारा जो नुकसान एक युद्ध से पहले, युद्ध के समय और युद्ध के बाद जो होगा उसका एक समीक्षा है। और ये किसी एक पर्टिकुलर वॉर की बात नहीं हो रही। जब भी कोई एक देश किसी दूसरे देश से वॉर में इंगेज होगा तो इस तरह की परिस्थितियां पैदा होंगी। अब हम बात कर रहे हैं S-400 की। इस बीच काफी नाम सुना, सैम मिसाइल्स, और इसके अद्भुत शौर्य और पराक्रम की कहानियां लगातार मीडिया दिखा रहा है। यहाँ पर दिया है कि इंडिया ने साइन या डील को साइन किया था जिसकी कीमत है लगभग 40,000 करोड़ रुपए, $5.43 बिलियन, जो कि 2018 में किया था। ये 5 स्क्वाड्रन के साथ है। ये रशियन मेड S-400 है। ये आप नीचे देख सकते हैं, नीचे व्हीकल माउंटेड रहता है और इसके पीछे मिसाइल लगी होती है। इसी को S-400 कहते हैं, जिसकी कीमत 40,000 करोड़ रुपए है जब 2018 में लिया गया। ये एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है और इसे इंडियन सर्विस में रखा गया है। इसे हम सुदर्शन के नाम से भी जानते हैं, सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र क्या है? हिंदू धर्म में विष्णु भगवान जो अपनी उंगली में एक चक्र धारण करते हैं, उसी को हम सुदर्शन चक्र कहते हैं। कहा जाता है कि जब भी दुष्टों का संहार करना होता है तो उसके संहार करने के लिए विष्णु भगवान उसका प्रयोग करते हैं। तो इसीलिए हमने इसका नाम सुदर्शन चक्र रखा कि जब दुष्ट, आताताई और अराजक तत्व देश पर हमला करें तो हम अपनी हिफाजत इसके माध्यम से कर पाए। अब ऐसे में जो खुद 40,000 करोड़ कीमत का है तो उनकी मिसाइल्स भी ऑब्वियस सी बात है कि कॉस्टली, तो इनका प्रयोग अननेसेसरी करने से क्या फायदा मिलेगा, ये एक सवाल है। दूसरी बात, पाकिस्तान जैसे तुच्छ राष्ट्र के लिए इतने बड़े हथियारों की कोई खास जरूरत नहीं, और भी स्ट्रेटेजिक स्टेप्स हैं जिससे उनसे डील किया जा सकता है। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमारी लड़ाई टेररिज्म के खिलाफ है, हमारी लड़ाई आतंकवादियों के खिलाफ है, आतंकवाद की मानसिकता के खिलाफ है, ना कि किसी एक राष्ट्र विशेष। क्योंकि जब एक राष्ट्र की बात करते हैं तो मैं ये नहीं कहता कि आप किसी भी राष्ट्र से सहानुभूति रखिए, लेकिन जब आप एक राष्ट्र की बात करते हैं तो उस राष्ट्र का मतलब होता है वहां पर सामान्य नागरिक भी रहते हैं। जो लोग दोषी हैं उनको बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए, आतंकवादियों को बिल्कुल नहीं बख्शा जाना चाहिए। जो भी लोग इस तरह के कार्यों में संलिप्त हैं उनका जड़ से सफाया करना ही एकमात्र रास्ता है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं ब्रह्मोस की, जो कि मिसाइल है जिसकी कीमत है लगभग $3.5 मिलियन, और जो एक्सटेंडेड रेंज का वेरिएंट है, मतलब जो ज़्यादा किलोमीटर दूरी तक मार करने में सक्षम है, अगर हम उसकी बात करते हैं वो अप्रोक्सीमेटली
4.85 मिलियन कॉस्ट का है। अब यहाँ एक चीज ध्यान दीजिएगा कि यूएस डॉलर की बात हो रही है, तो अगर आप कंपैरिजन कर रहे हैं तो इंडिया की करेंसी कितनी है और यूएस डॉलर कितना फर्क आएगा, ये अंतर याद रखिए। साथ ही इतना पैसा पेमेंट करने के बाद खुद को सुरक्षित किया गया, इसीलिए वर्तमान में भारत पूरी कोशिश कर रहा है खुद के बनाए हथियार भारत के पास हों, स्वदेशी या अपने ही देश में निर्मित होने चाहिए। इसके बाद हम बात कर रहे हैं राफेल की। अगर हम राफेल की बात करें तो एयरक्राफ्ट जिसकी कीमत है लगभग $288 मिलियन, ये 28 अप्रैल 2025 को इसमें साइन किया गया था इस डील में, और ये अब तक की दो देशों के बीच सबसे बड़ी डिफेंस डील है। इसमें 26 राफेल लिए गए थे कि जो कि मरीन जेट्स हैं, मतलब नेवल आर्मी के लिए लिए गए थे। अब इनमें एक चीज नोटिस करिएगा, यूएस डॉलर से मतलब है, अभी हम लोग आगे समझेंगे इसमें कि यहां भी यूएस डॉलर की बात हो रही है, इसका मतलब वेस्टर्न कंट्रीज की बात हो रही है। जब वेस्टर्न कंट्रीज एक हैवी अमाउंट ऑफ मनी दूसरे देश को यानी हमको निर्यात करके अपना काम निकाल लेते हैं, तो वो उम्मीद करते हैं कि इतना महंगा सामान खरीदने के बाद आप इनका इस्तेमाल करें, और चूंकि आप इस्तेमाल करेंगे तो आप उनसे दोबारा मांगेंगे, और जब दोबारा मांगेंगे तो वो दोबारा से उतना पैसा उनको मिलेगा। तो ये एक सर्कुलर लूप है। अभी थोड़ी देर आगे हम ये समझेंगे कि जो वर्ल्ड में जो ट्रेड है, वेपन ट्रेड, वो कैसे काम करता है और यूएस को कितना बेनिफिट मिलता है। तो उससे पहले अभी हम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर रहे थे। जब भी एक देश किसी दूसरे देश से वॉर में संलिप्त होता है, तो जो हमने अब तक एनालाइज किया वो था इकोनॉमिक कॉस्ट। अब हम एनालाइज कर रहे हैं ह्यूमन कॉस्ट, क्योंकि जब भी युद्ध लड़ा जाता है तो उस युद्ध को भले ही मशीनों से लड़ा जाए या बड़े से बड़े किसी भी तरह के प्लेन से लड़ा जाए या किसी भी टेक्नोलॉजी से बनी वस्तु से लड़ा जाए, अंततः उसके पीछे इंसान होता ही है। भले ही आप ड्रोन को संचालित कर रहे हैं आसमान में और उसमें कोई भी बैठा नहीं है, वो अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, यूएवी है, लेकिन जमीन पर जो आदमी उसको चला रहा है वो तो लास्टली इंसान ही। तो कहने का मतलब है जब भी कितने भी हाईटेक हो जाइए, आपका ह्यूमन कॉस्ट इन्वॉल्व होगा ही। ऐसे में जब ह्यूमन कॉस्ट की हम बात करते हैं तो जो डेथ्स होंगी और जो इंजरीज होंगी उसका क्या करेंगे। किसी भी युद्ध में सोल्जर्स मारे जाते हैं, अब तो विमेन भी हैं, कहने की बात ही नहीं, जैसे कर्नल सोफिया कुरैशी हैं। तो पहले मेजर प्रोपोर्शन मेन का होता था, अब मेन और विमेन दोनों हैं। अगर किसी भी एक व्यक्ति की जान जाती है तो उसके पीछे उसका परिवार बैठा है। एक माँ अपना बेटा खो देती है, एक बीवी अपना पति खो देती है, बच्चे अपने पिता को खो देते हैं। जब बच्चे अनाथ हो जाते हैं तो वो समाज की विभीषिका झेलने को मजबूर हो जाते हैं। जो छत उनके घर को थामे हुए थी वो छत ढह जाती है। तो एक व्यक्ति की क्षति, भले ही वो हमारा सोल्जर है, उसके पीछे उसके फैमिली के लॉस होते हैं, इकोनॉमिक लॉस है, सोशल लॉस है, फैमिली लॉस है, इमोशनल डैमेज है, साइकोलॉजिकल डैमेज है। तो एक ह्यूमन का कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा है, और जब भी वॉर होगी तो सोल्जर्स के रूप में लोग शहीद होंगे। साथ ही सिविलियंस जो भी युद्ध क्षेत्र के आसपास रह रहे हैं वो भी अपनी जान गंवाएंगे। अगर बॉम्बर प्लेन है या मिसाइल है या किसी भी तरह के इक्विपमेंट से उन पर हमला किया जाता है तो उसका भी असर उन पर आएगा। साथ ही जो फिजिकल हार्म होगा वो तो झेलना ही पड़ेगा, क्योंकि हम तब किसी भी चीज़ को ब्लैक एंड वाइट में देखते हैं। अगर ड्यूरिंग वॉर किसी की जान चली जाती है, कोई शहीद हो जाता है, तो वो एक पीक एंड है, वो एक शौर्य और गौरव की बात है। लेकिन युद्ध करने के दौरान अगर कोई व्यक्ति जख्मी हो जाता है या अंग भंग हो जाता है या उसके शरीर का कोई हिस्सा क्षतिग्रस्त हो जाता है
और वो चलने फिरने लायक नहीं रहता, तो ऐसे में उसे ताउम्र उस दंश के साथ जीवन अपना जीना होगा। ठीक उसी तरह ना केवल ये फिजिकल हेल्थ को इम्पैक्ट करेगा, उसके बाद आता है मेंटल हेल्थ। आपका हो गया PTSD, पोस्ट ट्रोमैटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। किसी भी ऐसी घटना से गुजरना जो किसी मानव के लिए असहनीय हो या काफी तनावपूर्ण हो, तो ऐसी परिस्थिति में मानसिक रोग होने की संभावना ज्यादा होती है। लगातार एंजाइटी होना, डिप्रेशन होना, और ये केवल सोल्जर्स में नहीं, सिविलियंस में भी देखा जाता है। अगर आप किसी वॉर जोन में हैं, वहाँ छोटे छोटे बच्चे लगातार उस तरह की परिस्थिति में जीने के लिए मजबूर हैं, जहाँ पे उनके पास रहने के लिए, सिर छुपाने के लिए जगह नहीं है, आसमानों से बम बरस रहे हैं। तो इस तरह की अभी हाल की परिस्थिति हमने गाजा में भी, और साथ ही रशिया यूक्रेन जैसे युद्ध में भी बहुत सी ऐसी फोटोज पब्लिक डोमेन में आई की वजह से काफी लोगों को तकलीफ। इसके बाद आता है डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि जब एक जगह विशेष पर लगातार लड़ाई होगी तो ऑब्वियस सी बात है वो जगह रहने लायक नहीं होगी, तो लोग वहां से प्रवास करेंगे। जब वो एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो वो अल्टीमेटली शरणार्थी बन जाएंगे। तो जो प्रवसन की समस्या है वो भी अपने आप होगी, और कई बार ये हजारों से लेके लाखों तक भी हो सकती है। साथ ही जो फ्यूचर जनरेशन है उसका भी लॉस होगा अल्टीमेटली। और जो भी यूथ वॉर की ड्यूरेशन में बड़ा होगा या वॉर की ड्यूरेशन में उसके जो भी लाइफ साइकिल रहेगी, उसकी वजह से जो उसकी लाइफ में डिसरप्शन आएगा, उसकी एजुकेशन कहीं ना कहीं बाधित होगी, उसकी लाइफ साइकिल बाधित होगी, उन चीज़ों को भी रिकवर करने में एक यूथ को टाइम लगेगा। तो ये हो गया हमारा इकोनॉमिक कॉस्ट के बाद ह्यूमन कॉस्ट। अब हम आते हैं सोशल कॉस्ट की। जब बात करते हैं तो सोशल कॉस्ट की जब बात होती है तो यहाँ पर सामाजिक तौर पर जब भी युद्ध होगा, जैसे वर्तमान की ही बात किया जाए, तो धर्म विशेष हिंसा होने की वजह से, मैं ये नहीं कह रहा कि किसी एक वर्ग को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन ये जो पहलगाम में हमला हुआ ये धर्म विशेष को टारगेट किया गया। तो जब इस तरह की परिस्थिति होती है तो आपस में धर्म को लेकर विभाजन होगा, और जब धर्म को लेकर विभाजन होगा और एक तरफ युद्ध में देश संलग्न होगा, तो जो भी अराजक शक्तियां जिन्होंने अपना सिर झुका रखा था वो कहीं ना कहीं अपना सिर उठाने लगती हैं, क्योंकि सरकार पूरी तरह से एक तरफा केंद्रित हो जाती है। सरकार का पूरा ध्यान अपने युद्ध पे होता है, तो पूरे देश को संभालने में जो समस्याएं अब तक दबी हुई थी वो भी सिर उठाने लगती हैं। वो चाहे नक्सलवाद हो, वो चाहे क्षेत्रवाद हो, चाहे भाषा को लेकर समस्या हो, क्योंकि अगर सरकार केवल युद्ध पर केंद्रित है तो जो बाकी हिस्से छूटेंगे वो लोग धीरे धीरे अपनी अराजकता या क्षेत्रीय रूप से अपने आप को सशक्त करेंगे और कहीं ना कहीं बगावत के स्वर देखने को मिलेंगे। इसीलिए कहा गया है कि फ्रेगमेंटेशन ऑफ सोसाइटीज वो एथनिक हो सकती है, धर्म के आधार पर हो सकती है, रिलीजियस हो सकती है, पॉलिटिकली डिवाइड हो सकते हैं। साथ ही जब इस तरह की समस्याएं आएंगी तो जो भी आपकी पब्लिक सर्विस है, जो भी किसी एक देश को उन्नत बनाए रखने के लिए सार्वजनिक व्यवस्था है, वो भी कहीं ना कहीं अवरुद्ध होगी। उसमें आता है आपका शिक्षा व्यवस्था, आपकी स्वास्थ्य व्यवस्था और आपकी विधिक व्यवस्था। क्योंकि जब उस ड्यूरेशन में, चाहे वो ड्यूरिंग वॉर हो या पोस्ट वॉर हो, तो एजुकेशन बाधित होगी। जब आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पे ही बॉम्ब डाल दिया जाएगा, बचेगा क्या? पढ़ने कहाँ जाएंगे? तो कहने का मतलब है कि बेसिकली वो देश जो भी युद्ध में संलग्न होता है उसके युवा कहीं ना कहीं पीछे। अगर हम यूक्रेन की बात करते हैं तो आज यूक्रेन की जो दशा है उसे उबरने में 100 क्या 500 साल लग जाएंगे। हाँ, रशिया भले अगले 50 साल में रिकवर कर जाए, लेकिन रशिया ने भी जितना डैमेज झेल लिया है वो रिकवर करने में उसे काफ़ी टाइम लगेगा, और अमेरिका ने उसको कई साल पीछे धकेल दिया। ठीक इसके साथ ही इंटर जनरेशनल ट्रॉमा भी होता है।
जो फैमिली इस दर्द से, इस पीड़ा से गुजरती है या उसे विस्थापन का दंश झेलना पड़ता है, तो वो सदियों तक उस ट्रॉमा से निकल नहीं पाती, यहाँ तक कि अगली पीढ़ी के लोग भी उस दर्द को याद रखते हैं। चाहे वो हमारे देश में विभाजन की विभीषिका हो या फिर कश्मीरी पंडितों का कश्मीर से निकाला जाना। उसके साथ ही कुछ इन्वायरमेंटल कॉस्ट्स भी होते हैं जो वॉर के साथ बियर करने पड़ते हैं। उसमें से एक है डिस्ट्रक्शन ऑफ इकोसिस्टम। आपके आसपास की जो भी चीजें हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, तो ऑब्वियस सी बात है नेचर पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर आप बॉम्ब गिरा रहे हैं, आप मिसाइल गिरा रहे हैं, आप धमाके कर रहे हैं, तो आप न केवल उस पर्टिकुलर स्पेस की, उस पर्टिकुलर प्लेस की इन्वायरमेंट को खराब कर रहे हैं, साथ ही साथ उसके कम से कम 1000 किलोमीटर दूर तक की इन्वायरमेंट भी खराब हो रही है। आपको लग सकता है कि कोई युद्ध केवल सरहद पर लड़ा जा रहा है, कोई युद्ध केवल सीमा पर लड़ा जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब वो सीमा पर लड़ा जा रहा होता है तो उसके जो विशेष प्रभाव हैं वो देश के अंदर तक आते हैं और वहां रहने वाले नागरिकों को भी प्रभावित करते हैं। भले ही आप प्रत्यक्ष रूप से किसी बॉम्बिंग का शिकार ना हो, लेकिन उसके 500 किलोमीटर दूर रहने पर वहां की इन्वायरमेंटल AQI खराब होने की वजह से आपके फेफड़े समय से पहले खराब हो गए, तो ये भी युद्ध का ही एक परिणाम है। बस ये अप्रत्यक्ष परिणाम है। साथ ही जब लगातार बॉम्बिंग होगी, पॉल्यूशन होगा, तो इसकी वजह से न केवल लॉन्ग टर्म हार्म होगा, साथ ही साथ जो पेड़ हैं, पौधे हैं, उनकी जो पत्तियां हैं वो अल्टीमेटली खराब हो जाएंगी। और किसी भी जगह पर जब सॉइल पे आप गिराते हैं या बम धमाका होता है, तो जो सॉइल अपने आप उड़ जाती है या धमाके के साथ उड़ती है, तो आपको बताते चलें कि मृदा के छोटे से कण या छोटी सी परत बनने में भी कई बार 100 साल तो कई बार 1000 साल का समय लग जाता है। तो ऐसे में बड़ी आसानी से जिस चीज को आपने डिस्ट्रॉय कर दिया या सालों के सेफ सॉइल जैसे कैंपेन को आपने पीछे धकेल दिया। इसके अलावा रिसोर्स का डिप्लीशन होता है। एक तरफ जब आप युद्ध में संलग्न होते हैं, अपने जो भी आपके संचित संसाधन होते हैं, अगर हम भारत देश की बात करें, लंबे समय से हमने अपने डिफेंस सिस्टम को मजबूत किया है और उस डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने का एक रिजर्व हमारे पास होता है। वॉर जैसी सिचुएशन में हम उस रिजर्व कोटे को खत्म कर देते हैं, साथ ही हम और नए वेपनरी सिस्टम की ओर जाते हैं, उसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं। पैसा कम होने पे हम फिर से उधार लेते हैं, उधार के बाद भी पैसा हम किसे दे रहे हैं? पश्चिमी देशों से ही हम उधार ले रहे हैं और पश्चिमी देशों को ही खरीदने के लिए वापस से पैसा दे रहे हैं। तो वेस्टर्न कंट्रीज क्यों नहीं चाहेगी कि आपकी सरजमी पर युद्ध हो जाए? अमेरिका जैसे देश क्यों नहीं चाहेंगे कि आप ही की सरजमी पर युद्ध हो और उल्टा आप ही हथियार यूज करें, उसके बाद वो दोनों तरफ आप ही को डिवाइड करें, उल्टा आप ही को उधार दें और उन्हीं पैसों से फिर हथियार दें, एक तरह का सर्कुलर लूप कंप्लीट करें और वैश्विक परिदृश्य में खुद को ताकतवर बनाए रखें। तो ये एक सर्कुलर एक लूप है, एक ट्रैप है। साथ ही रिसोर्सेज जितने भी आपके पास हैं रिजर्व में, आप उन्हें खत्म कर देंगे, जो प्रेजेंट में है उनको इकट्ठा करके लगा देंगे, जो आपके पास भविष्य के लिए नहीं है उसके लिए भी आप दूसरे देशों से उधार लेके उसको भी लगा देंगे। तो जो आपके रिसोर्स हैं वो बहुत तेजी से डिप्लीट होंगे और किसी भी देश का विकास उसके रिसोर्सेज पे चलता है। वर्तमान में सबसे बड़ी लड़ाई जो है वो एनर्जी रिसोर्स के कंजम्पशन, सेविंग और प्रोडक्शन को लेकर के है। आप अगर लाइट की बात करें, इस कमरे में अगर लाइट जल रही है, ये डिजिटल बोर्ड चल रहा है, ये पंखा चल रहा है, ये कैमरा चल रहा है, हर चीज के लिए एनर्जी की जरूरत है। आपके पास गाड़ी है, उसमें फ्यूल है, वो भी एक सोर्स ऑफ एनर्जी के थ्रू ही चल रहा है। आप अपने आसपास कितनी भी चीजें देख लीजिए, आप मेट्रो देख लीजिए, आप ट्रेन देख लीजिए, आप प्लेन देख लीजिए, जो भी चीज है वो एनर्जी सोर्स पर ही चल रही है। और अगर आपके खुद के एनर्जी सोर्स खत्म हो जाते हैं तो वही चीज दूसरे देश आपको महंगे में देंगे। तो अगेन हम वापस से दूसरे देश पे अपने रिसोर्सेज के लिए कहीं ना कहीं निर्भर होने लगते हैं। खास तौर पे वॉर के समय पे टारगेट ऑयल हो, पानी हो
या अदर वाइटल रिसोर्सेज हों जिसके माध्यम से कोई भी देश अपना उन्नति चाहता हो या अपना विकास चाहता हो, उसे पूरी तरह से खत्म कर दिया जाता है। साथ ही जो क्लाइमेट पे इम्पैक्ट आता है, जो भी मिलिट्री ऑपरेशंस किए जाते हैं, मैंने पहले भी कहा उससे होने वाले जो एमिशंस हैं, जो इकोनॉमिक डिग्रेडेशन है, वो पूरी तरह से इम्पैक्ट करते हैं। इसके बाद आते हैं पॉलिटिकल कॉस्ट्स क्या होंगे। हमने सोशल देख लिया, इकोनॉमिक देख लिया, एनवायरमेंटल देख लिया, अब हम देख रहे हैं पॉलिटिकल कॉस्ट क्या होंगे। इस ड्यूरेशन में ऑब्वियस सी बात है, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस अपने आप इरोड हो जाएंगी। कहने का मतलब किसी देश में डेमोक्रेसी है, लेकिन डेमोक्रेसी के रहते हुए बहुत से ऐसे वर्ग और तत्व होते हैं जो सरकार के द्वारा दबा के रखे जाने पर ही सीधे ढंग से चलते हैं। वो हर समय बगावत के लिए तैयार रहते हैं या सरकार के विरुद्ध आम जनता को भड़काकर अपने लाभ या हित की पूर्ति करते हैं। ऐसे में मैंने पहले भी कहा था, आपका हो सकता है नक्सलवाद, हो सकता है अलगाववाद, हो सकता है क्षेत्रवाद, हो सकता है भाषाई राजनीति, हो सकती है। अलग अलग तरह के जितने भी आपके पंथ, समुदाय या जितनी भी तरह की विचारधाराएं हैं, इनको सर उठाने का मौका मिलता है, क्योंकि केंद्र सरकार पूरी तरह से युद्ध की तरफ अपना ध्यान केंद्रित किए रहती है। और इसकी वजह से जो लोकल लेवल पे है, लोगों को मौका मिलता है अपनी अथॉरिटी क्रिएट करने की और साथ ही गवर्नमेंट की अथॉरिटी को चैलेंज करने की। इसके बाद हम आते हैं इनस्टेबिलिटी एंड पावर वैक्यूम्स। फिर वही बात आती है कि जब हम वॉर में केंद्रित हो जाते हैं तो हम अपनी इंटरनल सिक्योरिटी को पूरी तरह से सिक्योर करने में नाकाम होते हैं, क्योंकि जब खतरा बाहरी है और हम बाहरी देश से पूरी तरह से लड़ रहे हैं तो हम वहां पर पूरी तरह से इन्वॉल्व हैं। तो ऐसे में जो इंटरनल सिक्योरिटी है वो कहीं ना कहीं वीक होती है। जो हमारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं या जितनी भी हमारी पुलिस और बाकी एजेंसीज हैं, वो एक तरफ इंगेज होती हैं तो दूसरी तरफ इंटरनल सिक्योरिटी जैसी होते हैं। और लोग कोशिश ये करते हैं कि क्योंकि गवर्नमेंट का ध्यान दूसरी तरफ है तो वो अपनी अथॉरिटी क्रिएट करें और सरकार को चैलेंज करें। तो कई बार ऐसी सिचुएशन भी हो जाती है या द्वंद्व फंसने लगता है कि एक तरफ तो एक्सटर्नल सिचुएशन है, दूसरी तरफ इंटरनल सिचुएशन है, तो एक्सटर्नल और इंटरनल में फंस के और बुरी स्थिति। साथ ही उसी में मैंने पहले भी बताया था, ऐसे में प्रोपोगेंडा जैसी चीजें इंटरनली देश को वीक करती हैं। वो किसी धर्म से हो, किसी समुदाय से हो, किसी पंथ से हो, जब एक स्पेशल तरह का नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया जाता है तो वो प्रोपोगेंडा देश को कहीं ना कहीं परेशान करता है। साथ ही उसके कुछ ग्लोबल रिपरकशंस हैं, क्योंकि जब आप वॉर में इंगेज होंगे तो ग्लोबल पॉलिटिक्स का जो सिनेरियो है वो चेंज होगा। एक कुछ कंट्रीज ऐसी होंगी जो अपने बेनिफिट के लिए आपके साथ अटैच होना चाहेंगी, कुछ कंट्रीज ऐसी होंगी जो आपका हेल्प करना चाहेंगी। तो ऐसे में जो भी पूरा ग्लोबल सिनेरियो है वो पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। अब हम बात करते हैं, जब हमने इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस की बात की थी तो यहाँ पर हम समझ लें कि जो अमेरिका की वेपन इंडस्ट्री है वो काफ़ी ज़्यादा उन्नत है। अमेरिका के पास जो सोर्स है, जो इनकम सोर्स है, वो काफ़ी मेजर हिस्सा उसका वेपन इंडस्ट्री से आता है। तो वैश्विक परिदृश्य में उसने अपनी छवि, वो छवि नहीं है, वो दिखाने का प्रयास करता है कि हम ही ऐसे देश हैं जो हर देश की सहायता करने के लिए जाते हैं, पर ऐसा सच नहीं है। वो उसके पीछे अपने कुछ निहित एजेंडास के तहत चलते हैं, उनके अपने कुछ निहित पर्पस होते हैं जिन्हें फुलफिल करने के लिए वो लगातार दो देशों के बीच लड़ाई चाहते हैं। अगर दो देश लड़ेंगे तभी उनकी तीसरे की जरूरत होगी, और जब वो सुलह कराने का प्रयास करेंगे तो वो दोनों तरफ बराबर हथियार बांटेंगे और उसी हथियार से पैसा लेंगे, और यही उनका मेन काम है। ठीक उसी तरह जियो पॉलिटिकली वो इस आर्म, जो भी इंडस्ट्री है अमेरिका की वेपन इंडस्ट्री है, इसके माध्यम से वो जियो पॉलिटिकली देशों को इन्फ्लुएंस करते हैं
यहाँ तक कि जो अलायंसेस हैं उनको आपस में जोड़े रखने के लिए उनका जो मेन एजेंडा है वो अपने आर्म्स सेल्स का ही रहता है। अगर बात की जाए रशिया और यूक्रेन की, तो और थोड़ा डिटेल में हम पीछे चले जाएं तो जो शीत युद्ध का समय था 1945 से 1990, हम और थोड़ा पीछे चले जाएं 1900 तक पहुंच जाएं, तो वैश्विक रूप से एक दूसरे पर प्रभुत्व हासिल करने की जो लड़ाई थी, उसी लड़ाई का जो परिणाम था वो संयुक्त राष्ट्र संघ बना। क्योंकि एक देश को नियंत्रित करने के लिए सरकार की जरूरत होती, लेकिन वैश्विक स्तर पर कोई भी नियंत्रित करने वाला नहीं था। आपस में किसी भी देश के बीच कॉन्फ्लिक्ट हो या किसी भी तरह की परिस्थिति हो तो उसे सुलझाने वाला कोई नहीं था। और जिस अमेरिका की हम बात करते हैं, या जो अमेरिका तथाकथित रूप से मानवाधिकारों की बात करता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों के हित की बात करता है, वो खुद न्यूक्लियर बॉम्ब यूज कर चुका है। नागासाकी और हिरोशिमा जैसी के बारे में सबको पता है जापान में। तो अगर हम उस ड्यूरेशन की बात करें जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर रहा, उसके बाद ये तय हुआ कि ठीक है यूनाइटेड नेशन का गठन करते हैं। उसी के बाद आपकी नाटो जैसी संस्था का गठन हुआ, इधर वॉर्सो आया, और आपसी लड़ाई का ही नतीजा था कि आज यहाँ तक आने के बाद भी नाटो के ही संगठन को आगे बढ़ाए रखने के लिए इन्होंने यूक्रेन के पास प्रपोजल किया। यूक्रेन को ये लगा कि शायद उसको सपोर्ट मिलेगा, हालांकि उसे सपोर्ट मिला यूएसए से, लेकिन जिस शर्त पर मिला उसे आगे आने वाला इतिहास तो क्या, सदियों तक लोग उसे भुला नहीं पाएंगे। और उसका कारण ये है कि वो देश का विकास इतना पीछे जा चुका होगा कि उसे वापस वैश्विक पटल पे खड़े होने के लिए, अपने देश को वापस बनाने के लिए और बराबरी करने के लिए काफी समय लगेगा। इसी दरमियान जब संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हुआ तो जो 5 नेशंस मेन थे उन्होंने पूरी कोशिश की कि वो पूरे वैश्विक समुदाय का जो प्रभुत्व है अपने पास रखने का प्रयास करें। यहाँ तक कि लगातार उनकी जो थ्योरीज है वो डिसआर्मामेंट की तरफ है। एक तरफ वो हथियारों पर अपना प्रभुत्व बनाए रखना चाहते हैं, अपने को न्यूक्लियर स्टेट्स बनाए रखना चाहते हैं, वो चाहे यूएस हो, चाहे चाइना हो, और ब्रिटेन हो, जर्मनी हो। तो कहने का मतलब ये है कि वो अपने को अपने पास न्यूक्लियर रखना चाहते हैं, लेकिन दूसरे देशों को न्यूक्लियर पावर नहीं देना चाहते थे। इसीलिए इंडिया ने पोखरण में अपना खुद का अभियान, अपना टेस्ट करके न्यूक्लियर पावर बनाया और उसके बाद वो वैश्विक पटल पे खड़े होने में सफल हुआ। तो कहने का मतलब है कि जो डेवलप्ड नेशंस हैं उनके पिछले पुराने, अगर आप 100 साल का इतिहास देख लेंगे तो वो कभी भी नहीं चाहते कि आप उनके समकक्ष आकर बैठें, क्योंकि जब आप उनकी बराबरी करेंगे फाइनेंशियल लेवल पे तो आप अपना हक मांगेंगे और आप यूनाइटेड नेशंस में अपनी हिस्सेदारी तय करने का प्रयास करेंगे। तो इसीलिए जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं, स्पेशली यूएसए जैसे देश, नहीं चाहते कि दूसरे देश का भी विकास हो। और प्रेजेंट टाइम पे अगर बात किया जाए तो वैश्विक परिदृश्य में रशिया बहुत पीछे चला गया। एक समय था जब एक तरफ डॉलर था, दूसरी तरफ यूरो था, लेकिन धीरे धीरे जो कंट्रीज का जो संगठन था यूरोप में वो टूटता गया, चीजें हाथ से निकलती गई, बिगड़ती गई, और वो रशिया बचा और आज रशिया युद्ध में है। और रशिया को युद्ध में धकेलने वाला भी अमेरिका था, क्योंकि उसने ये तय कर लिया था पिन पॉइंट कि उसके बगल का, रशिया के बगल का नेशन कौन सा है। ठीक उसी तरह भारत के बगल का नेशन कौन है, पाकिस्तान है। वहां पर स्टेट स्पॉन्सर जो टेररिज्म है वो यूं ही नहीं आया है। टेररिज्म को लाने के लिए स्टेट सपोर्ट कर रहा है, और स्टेट को सपोर्ट करने के लिए इंटरनेशनल लेवल पे ऐसे ही लोग बैठे हुए हैं, अमेरिका जैसे देश हैं जो सपोर्ट करते हैं, जो वैश्विक परिदृश्य में एक अलग ही नैरेटिव सेट करते हैं और उनकी गलतियों को छुपाने का लगातार काम करते हैं। साथ ही इनको जो इकोनॉमिक पावर है, फिर वही बात आती है कि इनकी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बूस्ट करने का काम कौन करता है, इनकी वेपन इंडस्ट्री। अभी वही बात हो रही थी कि इसीलिए ये चाहते हैं कि दूसरे देश लड़ें, उनकी जमीन पर युद्ध होता रहे और ये पॉलिटिक्स खेलते रहें।
इनकी नज़र हमेशा से एशिया पर रही है और एशिया में सबसे बड़े प्लेयर्स में चाइना है और इंडिया है। तो इंडिया के बगल में एक टेरर स्टेट क्रिएट कर दो। साथ ही लगातार चाइना की कोशिश रहती है, वो बे ऑफ बंगाल तक आने की कोशिश करते हैं या कहीं ना कहीं अपने कैंप बनाते हैं या कोलोनाइज करके एक कंट्री को रखना चाहते हैं या अपने बेस कैंप्स बना के रखना चाहते हैं। ये बेस कैंप या मिलिट्री कैंप बनाने का पर्पस क्या है? अगर आप नॉर्थ अमेरिका में हैं, उतनी दूर है, तो यहाँ आके आपको क्या करना है भाई? इधर आपका अटलांटिक ओशन है, आपका पैसिफिक है, पैसिफिक से भी दूर आके आपको कोरिया है, जहाँ चाइना है, जापान है, इंडिया है, इंडोनेशिया है, इन कंट्रीज के पास आके आपको अपना बेस स्टेशन बनाने का क्या पर्पस है? तो इसका पर्पस वही है कि रीजनल लेवल पे डिस्प्यूट क्रिएट करो और उस डिस्प्यूट से फायदा लो। तो एशिया, भारत जैसे बड़े देश के समकक्ष पाकिस्तान जैसे देशों को सपोर्ट करो जिससे कि इंडिया का लॉस हो सके। और सबसे बड़ा उदाहरण है यूक्रेन, जिसे युद्ध में धकेल दिया, उससे अपना फायदा लिया और रशिया को भी इसी बहाने पीछे कर दिया। मतलब तीर एक था, निशाने दो थे। फिर हम आते हैं कंट्रोवर्सीज एंड क्रिटिसिज्म को लेकर के बात होती है। हमेशा ये बात होती है जो ह्यूमन राइट्स हैं, वो यही बात होती है कि भाई आपके जो वेपन्स हैं, जो आपकी वेपन इंडस्ट्री है, उसमें आप जो वेपन बना रहे हैं, उससे सोसाइटी में, उससे वैश्विक पटल पे, वैश्विक परिदृश्य में सिर्फ और सिर्फ निशंसता, नरसंहार जैसी स्थिति पैदा हो रही है। तो ऐसा करने के पीछे कारण क्या है? वो एग्जाम्पल यमन का हो सकता है, गाजा का हो सकता है, जहाँ लोगों ने छोटे छोटे बच्चों की लाश थी। वो हथियार उन हाथों तक पहुंचे कैसे? वो हथियार पहुंचे नहीं, पहुंचाए गए। लड़ाई हुई नहीं, कराई गई। यही है मनोवैज्ञानिक स्तर का गेम। जरूरी नहीं है कि एक राष्ट्र के तौर पर हमेशा सामने से लड़ा जाए। कभी कभी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को पब्लिक डोमेन में लाना चाहिए। पब्लिक को ये बताना चाहिए कि प्रेजेंट टाइम में किस तरह की कॉन्स्पिरेसी इंडिया के खिलाफ की जा रही है और भारत को अपने विवेक और संयम का प्रयोग करते हुए एक सशक्त निर्णय लेने की आवश्यकता है। साथ ही जो भी अनस्टेबल रीजन्स हैं, वहां पर वॉर्स को एस्केलेट कर देना। समझ रहे हैं? हर परिवार, मोहल्ले, हर जगह कुछ लोग होते हैं कि अगर दो बच्चे थोड़ा कमजोर दिमाग के हैं या भाई भाई थोड़ा कमजोर दिमाग के हैं, लोग दिमाग लगाते हैं कि इन दोनों का आपस में लड़ा देते हैं, ये लड़ेंगे, हमें मजा आएगा। तो ठीक उसी तरह यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये लोग फ्यूलिंग कॉन्फ्लिक्ट्स, पश्चिमी स्पेशली अमेरिका जैसे देश या वेस्टर्न कंट्रीज, ये तय करने की कोशिश करते हैं कि किन दो देशों के बीच में आपस में परिस्थिति खराब है और हम ऐसा क्या काम करें कि पेट्रोल में बढ़िया सी तीली डाल दें और आग जल जाए, सब कुछ धुआं धुआं हो जाए, उसमें सिर्फ अपना फायदा हो। तो इनका प्रयास होता है कि जहां पर लड़ाई ना हो रही हो, वहां पर वॉर को एस्केलेट कर दिया जाए, अनस्टेबल रीजन्स में कॉन्फ्लिक्ट को फ्यूल कर दिया जाए। साथ ही डोमेस्टिक रूप से इसी वेपन ट्रेड का ये लोग फायदा लेते हैं। कहने का मतलब अपनी खुद की इकोनॉमी को बूस्ट करो और दूसरी की इकोनॉमी से पैसा लो। यही इनकी पहले से रणनीति रही है। वापस से लौटते हैं, समझने की जरूरत अब फिर से वही है कि हम किस चीज के खिलाफ लड़ रहे हैं। क्या हम टेररिज्म के खिलाफ लड़ रहे हैं या रीजनल डिस्प्यूट के खिलाफ लड़ रहे हैं? रीजनल डिस्प्यूट तब होता है किसी भी क्षेत्र विशेष में जब किसी एक तत्व को लेकर आपस में दोनों देश भिड़ते हैं। हो सकता है दो देशों के मध्य जमीन का मसला हो, पानी का मसला हो, भाषा का मसला हो या किसी अन्य तरह का विवाद हो। लेकिन यहाँ पर जो मसला है वो किसी भी तरह की रीजनल डिस्पैरिटी का नहीं है, वो किसी भी तरह के रीजनल डिस्प्यूट्स का नहीं है। ये जो मसला है ये ओपनली टेररिज्म का है। अब फिर से सवाल आता है कि क्या अमेरिका जैसे देश टेररिज्म को मान्यता कब दिए? 2001 में अगर ट्विन टावर पर अटैक नहीं होता
इनका वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को सीधे डिस्ट्रॉय नहीं किया जाता तो इन्होंने टेररिज्म को मानने से ही इनकार कर दिया। इनकी भाषा हमेशा ऐसी होती है, अमेरिका जैसे देशों की भाषा हमेशा ऐसी होती है कि दो देशों के मध्य होने वाला जो रीजनल डिस्प्यूट है उसमें वो दोनों देश आपस में जिम्मेदार हैं। अभी पिछले कुछ बयान अगर आप देखेंगे अमेरिका के पिछले 2-3 दिनों के ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च होने के बाद, एक तरफ इनका बयान आता है कि दो देश हैं आपस में देख लेंगे, फिर इनका बयान आता है कि आईएमएफ उधर से फंडिंग कर दे रहा है। भाई आपको पता है कि अभी इसने टेररिज्म फैलाया है, क्या आप सिर्फ तभी मानेंगे जब ये अमेरिका में घुस के ही उपद्रव करेंगे? अभी कुछ समय पहले ही फ्रांस में हुआ, जर्मनी में हुआ, टेररिस्ट अटैक्स हुए। तो वैश्विक पटल पे आकर के टेररिज्म के खिलाफ बोलना और टेररिज्म के विरोध में बातें करना जरूरी है, लेकिन जो एक्चुअल सिचुएशन होती है, जो वर्तमान में भारत की परिस्थिति होती है, उसको ग्लोबल लेवल पर कुछ और ही करके प्रेजेंट कर दिया जाता है। ग्लोबल लेवल पे उसे इस ढंग से प्रेजेंट करते हैं कि ये दो देशों की आपसी समस्या है और वो आपस में सुलझ रहे हैं और हम बीच में इंटरवीन करेंगे। ठीक उसी क्रम में डोनाल्ड ट्रंप के बहुत से इस बीच ट्वीट वायरल हो रहे हैं जिसमें वो क्लेम कर रहे हैं कि वो दोनों देशों के बीच मध्यस्थता कर रहे हैं, जबकि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कह रही है कि ऐसा कुछ भी। तो पहली बात तो ये है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ने मध्यस्थता की है तो मध्यस्थता करने के बाद सीज फायर कैसे हुआ? पहला सवाल तो ये होता है। अगर आपने मध्यस्थता की, डोनाल्ड ट्रंप ने अगर मध्यस्थता की और भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत होने के बाद ये तय हुआ कि अब किसी भी तरह का हमला नहीं होगा और सीज फायर डिक्लेयर किया, उसके बाद भी अगर पाकिस्तान की तरफ से हमला होता है तो फिर हम उसे क्या मानेंगे? तो ट्रंप जैसे लोगों से सीधे ये पूछना चाहिए, ये जवाब मांगना चाहिए कि अगर आपके मना करने के बाद पाकिस्तान गवर्नमेंट ने अटैक किया तो इसका क्या मतलब है? और अगर इस बात की जिम्मेदारी पाकिस्तान की गवर्नमेंट लेने से मना कर देती है तो इसका मतलब वहां से टेररिस्ट अटैक हुआ है, और अगर हुआ है तो इसका मतलब वहां पर स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है। तो अगर स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है और इस बात को ट्रंप माने, अमेरिका माने और ग्लोबल लेवल पे लोग माने, तो ऐसे नेशंस को बाइकआउट क्यों नहीं किया जाएगा? तो कहने का मतलब ये है कि बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर है कि हम लड़ किस चीज के लिए रहे हैं, टेररिज्म के खिलाफ या रीजनल डिस्प्यूट के खिलाफ? हम लड़ रहे हैं टेररिज्म के खिलाफ, लेकिन क्या ऐसा तो नहीं है कि ग्लोबल लेवल पर उसे रीजनल डिस्प्यूट कह करके बुलाया जा रहा है? तो ये एक समझने वाली बात है। क्लियर कट मैसेज और इंडिकेशन ग्लोबल लेवल पे होना चाहिए कि ये टेररिज्म के खिलाफ हमने मोर्चा खोला और ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, और वैश्विक स्तर पर हर देश को इस बात के लिए लामबंद होना चाहिए कि जो भी टेररिस्ट अटैक है, चाहे वो किसी भी नेशन के खिलाफ हो, उसे किसी भी स्थिति में इग्नोर नहीं किया जाएगा, जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी होगी। अब एक ज्यादा बड़ा सवाल यहाँ पर पैदा होता है कि जो मीडिया है, मीडिया में हो गए हमारे न्यूज चैनल और सोशल मीडिया के जितने भी मास कम्युनिकेशन के जितने भी सोर्सेज हैं, एक तो है जो हमारे देश की मीडिया संचालित कर रही है, न्यूज हो या किसी भी तरह की आपकी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन हो, और दूसरा हिस्सा है जो सोशल मीडिया में चल रहा है। इन दोनों के अलावा हमारा ग्लोबल मीडिया के तौर पर प्रेजेंस क्या है? हाल में ही अभी वेव्स समिट हुआ था, तो कहीं ना कहीं कंटेंट क्रिएशन को लेकर के या जितनी भी डिजिटल चीजें हैं उनको प्रमोट किया जा रहा है, लेकिन देश के अंदर तो हो रहा है और हमारे पास नैरेटिव है एक क्लियर कट, लेकिन ग्लोबल मीडिया पर किस तरह का नैरेटिव है? फ्रांस इस घटना को किस तरह से देख रहा है, जर्मनी किस तरह से देख रहा है, यूएस किस तरह से देख रहा है, यूके किस तरह से देख रहा है? क्या इस बात को लेकर अंडरस्टैंडिंग क्लियर है कि ये एक टेररिस्ट अटैक था जिसके रिटेलिएशन में ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया, या वो उसे एक रीजनल डिस्प्यूट और वॉर सिचुएशन की तरह देख रहे हैं? तो ये जानना बहुत जरूरी है। साथ ही ग्लोबल मीडिया में हमारा किस तरह का प्रेजेंस अभी है, साथ में फ्यूचर में किस तरह से होगा, उसी के हिसाब से हमारे देश को वेटेज मिलेगा।
तो वर्तमान में ये समझना जरूरी है कि ग्लोबल मीडिया इसको किस तरह से देख रही है, साथ ही जो होने वाली घटना है, पहलगाम की हो, ऑपरेशन सिंदूर हो और सीज फायर हो, इन घटनाओं को वैश्विक परिदृश्य में कैसे देखा जा रहा है और हमारे देश में जब सिविलियंस पे अटैक हो रहा है तो उस पर मानवाधिकार संगठन चुप क्यों है और इसको लेकर के एक सम्मिलित राय क्या है। तो ग्लोबल मीडिया भी कहीं ना कहीं समझना होगा कि किस तरह का नैरेटिव हमारे बारे में दूसरे देशों में सेट किया जा रहा है। तो इस पूरी सेशन का कंक्लूजन सिर्फ इतना ही है कि हम किसी देश से नहीं लड़ रहे हैं, हम आतंकवादी लोगों से लड़ रहे हैं और आतंकवादियों का जड़ से सफाया करने में कोई बुराई नहीं है। साथ ही हमारी लड़ाई किसी एक देश को मिटा देने भर से नहीं खत्म होगी, हमारी लड़ाई खत्म होगी उस आतंकवादी मानसिकता को खत्म करने से। वो जगहें जहां पर धार्मिक कट्टरता सिखाई जाती है, चाहे वो देश के अंदर चलने वाले मदरसे हों या देश के बाहर चलने वाला कोई टेररिस्ट कैंप हो, उन्हें खत्म करना जरूरी है। उनकी कट्टर जिहादी मानसिकता को खत्म करना जरूरी है कि वो इस बात का अर्थ समझें कि मानवीय जीवन का मूल्य क्या है। मैं फिर से वही बात कहूंगा कि हमारा जो पूरी जो लड़ाई है, जो पूरा ऑपरेशन सिंदूर है, वो किसी देश के खिलाफ नहीं है, बल्कि वो आतंकवादियों और आतंकवादी मानसिकता के खिलाफ है। और क्योंकि उस स्टेट पे अटैक करने का रीजन ये है कि उन आतंकवादियों का पनाहगार हमेशा से पाकिस्तान रहा है और वहां पर स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म हमेशा से प्रमोट किया जाता है। तो ऐसे में पूरा, जैसे कई लोग कह रहे हैं, पूरा पाकिस्तान मिटा दिया जाए, क्या पाकिस्तान मिटा देने से हल हो जाएगा? पूरा पाकिस्तान मिटा दोगे तो कुछ दिन बाद आगे अफगानिस्तान है, फिर उसके बाद जाओगे तो मध्य एशिया है, धीरे धीरे किसको किसको मिटाया जाएगा। कौटिल्य सिद्धांत में यही कहा था कि दो पड़ोसी हमेशा शत्रु होते हैं। तो यहाँ का मुद्दा है हम आतंकवाद की मानसिकता को खत्म कर पाए जो हमारे देश के अंदर पनप रही है और देश के बाहर भी है। तो फिर से वही बात आएगी कि हमारी लड़ाई देश विशेष से ना होकर उस देश से है जो आतंकवाद को समर्थित है, जो आतंकवाद का समर्थन कर रही है, और इस मानसिकता को खत्म करने की जरूरत है।